डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। खेती बहुत ही जोखिम भरा काम है। हमारे किसानों के सामने हमेशा ही मौसम की मार और कीट और बीमारियों का खतरा बना रहता है। कई बार इनके प्रकोप से उनकी पूरी की पूरी फसलें भी बर्बाद हो जाती हैं और काफ़ी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है। ऐसे में हमारे देश में हमारे वैज्ञानिक लगातार इन तरीकों को ढूंढ रहे हैं जिससे फसलों को सुरक्षित किया जा सके और हमारे किसानों को आर्थिक नुकसान से बचाया जा सके। उन्हीं में से एक है संरक्षित खेती। जी हाँ, संरक्षित खेती की बात करें तो इससे न सिर्फ फसलें सुरक्षित रहती हैं बल्कि बेमौसम फसलें भी उगाई जा सकती हैं जिसे किसान बेचकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि विशेष में। मैं हूं अंजू सिंह। तो आज के कृषि विशेष में हम बात करेंगे संरक्षित खेती के बारे में, कैसे हमारे किसान इसे अपना सकते हैं, यानी संरक्षित खेती सुरक्षित खेती। संरक्षित खेती की शुरुआत उत्तरी यूरोप से हुई थी। ये वो समय था जो दुनिया में पहली बार सिंथेटिक प्लास्टिक वजूद में आई। यूरोप चूंकि ठंडा इलाका है, रात के समय तापमान इतना गिर जाता था कि फसलों का बच पाना मुश्किल था। इसी को ध्यान में रखते हुए रात के समय सिंथेटिक प्लास्टिक से फसलों को ढका जाने लगा। बाद में इसे और बेहतर बनाने के लिए लो टनल और वॉकिंग टनल की संरचना बनाई गई और फिर बना पॉली हाउस। समय के साथ साथ संरक्षित खेती की इन संरचनाओं का विस्तार होता गया और स्थान विशेष की जरूरतों को देखते हुए कीट रोधी नेट हाउस या शेड नेट भी बनाए जाने लगे। अब सवाल उठता है कि भारत में इसकी शुरुआत कब हुई? जहाँ तक हिंदुस्तान की बात है, भारतवर्ष की बात है, यहाँ पे भी प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन लगभग आज 2.5 दशक से ज़्यादा समय से इसकी शुरुआत हुई। 1998 में 99 में जब भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में इजराइल के साथ पहला सहयोग स्थापित हुआ, राजनयिक सहयोग स्थापित होने के बाद वो इंडो इजराइल प्रोजेक्ट ऑन हाईटेक हॉर्टिकल्चर, वो इसी का एक प्रारूप था और उसमें इस संरक्षित खेती के ऊपर काफ़ी काम हुआ। उसके बाद अन्य राज्यों में इसका विकास होने लगा और जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का वर्क था वो अलग अलग संस्थान, अलग अलग कृषि विश्वविद्यालय, ये सब उसके अंदर काम करने लगे। संरक्षित खेती को किसी भी तरह की जलवायु में अपनाया जा सकता है, यहाँ तक कि समुद्र तल से 3000 मीटर की ऊंचाई या 3000 मिलीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में भी। वजह यही है कि इन संरचनाओं में मौसम और दूसरी कठिन परिस्थितियों से निपटने की अद्भुत क्षमता है। मिसाल के तौर पर सब्जियों को उगाने के लिए 15 से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए, लेकिन इस तरह का तापमान साल भर नहीं मिल पाता। ग्रीन हाउस सब्जियों की ये जरूरत किसी भी मौसम में पूरी करने का मात्रा रखता है। दूसरी ओर सर्दियों के दौरान उत्तर भारत में प्रदूषण के कारण धूप कम हो जाती है। इससे प्रकाश संश्लेषण ठीक से नहीं हो पाता और पौधों को भोजन बनाने में कठिनाई होने लगती है। इसी तरह धूप ज्यादा होगी तो भी नुकसान का कारण बनेगी। इसके अलावा हवा की रफ्तार और धूल भरी आंधी भी फसलों को प्रभावित करने वाले कारक हैं। मैं अजैविक कारकों की बात करूं तो इसमें टेम्परेचर, तापमान, उसकी दोनों तरफ एक्सट्रीम्स, कभी सर्दी में वो 0 डिग्री जा सकता है, माइनस में भी जा सकता है और गर्मी के महीनों में वो 45, 48, 50 डिग्री तक को भी जाता है। तो इससे कैसे बचाएं? दूसरा, आपका ह्यूमिडिटी, हवा में आर्द्रता, वो बरसात के मौसम में 90%, 99%, 95%, लेकिन गर्मी के महत्वपूर्ण महीनों में मई जून के अंदर वो मैक्सिमम 15% और मिनिमम 5% रह जाती है। वो भी फसलों को भारी नुकसान पहुंचाती है। तो ऑप्टिमम रिक्वायरमेंट कितनी है? अगर मैं बागवानी फसलों की बात करूं तो जो ह्यूमिडिटी की रिक्वायरमेंट है, आर्द्रता की जो रिक्वायरमेंट है, नमी की जो रिक्वायरमेंट है, वो 60 से 70% है, आइडियल है। हो सकता है
कोई ऐसे एक्सेप्शनल एग्जाम्पल हों, जैसे एंथूरियम है, उसको 80 to 85% ह्यूमिडिटी चाहिए, लेकिन अक्सर ज़्यादातर बागवानी फसलों में 60 से 70% ह्यूमिडिटी चाहिए। कम होगी तो नुकसान होगा, ज़्यादा होगी तो वो बीमारियों को बुलावा देगी, फंगल डिजीज हो, बैक्टीरियल डिजीज हो, वो ज़्यादा उसमें प्रकोप करेंगे। फसलों को जैविक और अजैविक दो तरह के कारक नुकसान पहुंचाते हैं। मौसमी परिस्थितियां अजैविक कारक हैं, जबकि विषाणु और कीड़े मकोड़े जैविक। संरक्षित संरचनाएं इन दोनों ही कारणों से फसलों को सुरक्षित रखती हैं। कि हम संरक्षित खेती का हमारा एक ही उद्देश्य है, वो है मुख्यतः इन जैविक और अजैविक कारकों से बचाते हुए जब हम कोई खेती करते हैं, किसी भी एक भी अगर जैविक कारक या अजैविक कारक से हम फसल को बचाते हुए उसकी खेती करते हैं, तो वो संरक्षित खेती की प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन की श्रेणी में आता है। चाहे वो मल्चिंग की बात हो, चाहे वो ठंड से बचाने की लो टनल की बात हो, वॉकिंग टनल की बात हो, इंसेक्ट प्रूफ नेट हाउस, सिर्फ उसमें उद्देश्य है कीड़े मकोड़ों से बचाना, विषाणु रोगों से बचाना। वहां पे बारिश से नहीं बचा पाएंगे, ठंड से थोड़ा बहुत बचा पाएंगे। हमारे देश में फिलहाल लगभग 2.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल संरक्षित खेती के अंतर्गत है। दुनिया भर में 80% संरक्षित खेती बारानी इलाकों में हो रही है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। यहाँ उन इलाकों में रहने वाले किसान संरक्षित खेती की ओर ज्यादा गए हैं जहाँ पानी की व्यवस्था मौजूद है, खास तौर से गंगा के मैदानी क्षेत्रों में। पॉली हाउस चूंकि प्लास्टिक की शीट से ढके रहते हैं, ये शीट सूरज की तपिश से गर्म होती है। जाहिर है इससे अंदर का तापमान बढ़ जाएगा। बढ़ा तापमान बागवानी फसलों के लिए सही नहीं है। इससे बचने के लिए पॉली हाउस में साइड वेंटिलेटर लगाए गए हैं। इनके जरिए हवा अंदर चली आती है, पर समस्या ये थी कि अंदर जाकर हवा भी गर्म हो जाती थी और गर्म होने के बाद ये छत की ओर चली जाती थी, जहां से इसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल पाता था। इसे बाहर निकालने के लिए छत में भी वेंटिलेटर की व्यवस्था की गई। ग्रीन हाउस सामने देख रहे हैं, इसमें जो साइड वेंटिलेशन है वो 3 मीटर के आसपास है, जबकि आजकल 4.5 से 5 मीटर भी साइड वेंटिलेशन संभव है। इसी तरीके से पहले वेंटिलेटर्स के जरिए जो छत के ऊपर है, बे के ऊपर है, अगर वो वेंटिलेटर देखें तो वहां पहले वेंटिलेशन 40-50 सेंटीमीटर अक्सर होता था, कई बार तो छोड़ते ही नहीं थे। तो ग्रीन हाउसेज ओवन का काम करते थे, ग्रीन हाउस का काम नहीं करते थे। लेकिन ये अब जब बदलाव आया डिजाइन में, तो वहां पे भी हमने जो लेवल है वेंटिलेशन का वो 50 सेंटीमीटर से बढ़ा के लगभग 1.25 मीटर 180 सेंटीमीटर तक बढ़ा दिया, क्योंकि ग्रीन हाउस का एक सिद्धांत है, ताजी हवा चारों तरफ से अंदर घुसती है, वो अंदर घुसने के बाद गर्म होती है, ऊपर उठती है, तो उसको बाहर निकलने की जगह चाहिए। तो इस तरीके से ग्रीन हाउस जो है ना स्ट्रक्चर वो काम करती है इस तरीके से। तो ऐसे में ये ज़रूरी है कि साइड वेंटिलेशन और टॉप वेंटिलेशन में एक जो है ना रेशियो का अनुपात बिल्कुल सही होना चाहिए, जब भी वो सही रूप में काम करती है। इस तरह के ग्रीन हाउस में वेंटिलेशन प्राकृतिक रूप से होता है, वरना बाजार में सेमी क्लाइमेट कंट्रोल ग्रीन हाउस भी है और क्लाइमेट कंट्रोल ग्रीन हाउस भी। इनके लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। भारत में चूंकि ज्यादातर किसान छोटी जोत वाले हैं, उनके लिए ऊर्जा का अतिरिक्त खर्च वहन करना संभव नहीं है। ऐसे में यहाँ की परिस्थितियों में नेचुरली वेंटिलेटेड ग्रीन हाउस ही बेहतर है। शुरुआती दौर में जब डिजाइन्स की बात थी तो उसमें ज़्यादा डिजाइन अवेलेबल नहीं थे, लेकिन आजकल बहुत सारे डिजाइन अलग अलग इलाकों के लिए विकसित हुए हैं और वो कारगर रूप से काम कर रहे हैं। और देश में आज ये संरक्षित खेती जो है ना बड़े पैमाने पर आगे बढ़ रही है। लगभग 2.5 लाख हेक्टेयर में मैंने जैसा बताया आज वो उसकी खेती हो रही है। और मैं लो टनल टेक्नोलॉजी की बात करूं तो लो टनल टेक्नोलॉजी का उपयोग भी करीब 30,000 एकड़ से ज़्यादा में आज पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के इलाकों में ऑफ सीजन वेजिटेबल कल्टीवेशन के लिए हो रहा है। और सबसे मैं महत्वपूर्ण चीज़ बताऊंगा, इस टेक्नोलॉजी को जो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन है, खासकर ग्रीन हाउस और नेट हाउस की जो टेक्नोलॉजी है, इसको हमने 2 चीज़ों के साथ जोड़ा है। पहली चीज़ है बरसात के पानी को संरक्षण करना, संग्रहित करना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के साथ इसको आवश्यक रूप से हमने जोड़ दिया है। दूसरी चीज़ है सोलर पावर की, क्योंकि गांव में बिजली नहीं होती है
लेकिन वो रात को आती है, कम टाइम में, दिन में नहीं आती। तो ऐसी स्थिति में किसान क्या करे? अगर उसको दिन में बिजली चलानी, दिन में बिजली का उपयोग करना है, ड्रिप सिस्टम चलाना है या कोई और चीज़ें चलानी, फॉगर चलाने, तो ऐसी स्थिति में आवश्यक है बिजली का सोलर पावर का इस्तेमाल। वो भी हमने आवश्यक रूप से इसके साथ जोड़ दिया है। ग्रीन हाउस को गर्मी से बचाना सबसे महत्वपूर्ण है। ज्यादा गर्म इलाके में तो ये और भी जरूरी हो जाता है। वहां के लिए मिनी स्प्रिंकलर की व्यवस्था की गई है। ऐसा करने से पानी ज्यादा देर तक ग्रीन हाउस को ठंडा रखेगा। संरक्षित संरचनाओं के विकास का क्रम लगातार जारी है। अधिक तापमान वाली जगहों पर ये कोशिश की जा रही है कि धूप सीधे प्लास्टिक पर ना पड़े। इसलिए वैज्ञानिकों ने ग्रीन हाउस की छतों पर शेड नेट लगाने की सिफारिश की है। तो इस प्रकार से आज हिंदुस्तान में इस खेती का प्रचलन बढ़ रहा है और इसमें ज्यादातर हम सब्जियों की खेती कर रहे हैं, जैसे बिना बीज वाला खीरा, पार्थेनोकार्पिक कुकुम्बर, उसका सबसे ज्यादा प्रचलन है खेती का। और ऐसी वैरायटीज पहले पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशन से थी, लेकिन अब वो जो हमारे प्राइवेट सेक्टर से थी, और अब पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस ने भी ऐसी किस्मों का डेवलपमेंट किया है जिसमें पूसा पार्थेनोकार्पिक कुकुम्बर 6, इसके अतिरिक्त हमारी अभी एक हाइब्रिड भी पूसा से आया है इस तरीके से। और दूसरा संस्थान पंतनगर, केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और दूसरे जो संस्थान है, विश्वविद्यालय हैं, वो भी इस पे काम कर रहे हैं। तो बड़े पैमाने पर आज बिना बीज वाले खीरे की खेती ग्रीन हाउसेज में हो रही है। संरक्षित खेती के बहुत ज्यादा फायदे हैं। एक तो ये मौसम की मार से फसलों को बचाते हैं, दूसरे कीटों से हिफाजत करते हैं, तीसरे पैदावार अधिक देते हैं और चौथे किसान इनमें बेमौसमी फसलें भी उगा सकते हैं। इसके अलावा पैदावार की शानदार गुणवत्ता बेहतर भाव में मददगार है। टमाटर अब खुले खेत में अक्सर हम जो डेटर्मिनेट टाइप जो वैरायटीज हैं, सीमित बढ़वार करने वाली किस्में, उन्हीं की अक्सर खेती करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सेमी इंडेटर्मिनेट टाइप वैरायटीज की खेती करते हैं, लेकिन उपज कम होती है और सीजनल होती है। ज़्यादा से ज़्यादा 120-30 दिन की फसल होती है। लेकिन आज ग्रीन हाउस में जो वैरायटीज़ हैं, जो टमाटर की खेती है, वो लगभग नेचुरली वेंटिलेटेड में भी 9 से 10 महीने की जा सकती है। और अब वो पौधा डेटर्मिनेट टाइप नहीं है, सीमित बढ़वार करने वाला नहीं है, अब वो बेल बन गई है, प्योर इंडेटर्मिनेट टाइप वैरायटीज़ जो आपकी 30 फीट 40 फीट तक लंबी जा सकती हैं, वाइन के रूप में, एक लता के रूप में काम करती हैं। टमाटर के अलावा पॉली हाउस में मिर्च, खीरा और शिमला मिर्च की भी उन्नत खेती की जा सकती है। साथ ही आप स्ट्रॉबेरी, चप्पन कद्दू और दूसरी ऑफ सीजन सब्जियां भी इनमें सफलतापूर्वक उगा सकते हैं। शिमला मिर्च जो बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है, अक्सर शिमला मिर्च को खुले खेत में बहुत सारी दिक्कत आती हैं, विषाणु रोगों से, कीड़े मकोड़ों से, और जो पर्यावरण की जो परिस्थितियां हैं, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी, इनसे बहुत दिक्कत आती है और बहुत ही सेंसिटिव क्रॉप है। तो ऐसे में ग्रीन हाउस में इसकी खेती सफलतम खेती की जा सकती है और ये भी करीब करीब 8 से 9 महीने नेचुरली वेंटिलेटेड ग्रीन हाउस में इसकी खेती करना संभव है। खुले खेत में इसकी उपज और गुणवत्ता बहुत ही कमज़ोर थी, लेकिन जब से ग्रीन हाउसेज में इसको उगाने लगे हैं तो काफ़ी अच्छी उपज और गुणवत्ता बढ़ने में सफलता मिली है। संरक्षित संरचना की बनावट इस बात पर निर्भर करती है कि उन्हें किन जगहों के लिए बनाया जा रहा है। मिसाल के तौर पर ज्यादा बरसात वाले क्षेत्रों के लिए रेन शेल्टर है, जबकि लेह लद्दाख में सोलर ग्रीन हाउसेस का भी उपयोग किसान कर रहे हैं। इजराइल ने कृषि के क्षेत्र में गजब का काम किया है। रेतीली भूमि और कम संसाधन होने के बाद भी पानी का किस तरीके से उचित इस्तेमाल किया जाए, ये इजराइल से सीखा जा सकता है। जी हाँ, संरक्षित खेती के मामले में इजराइल काफ़ी आगे है। और इसी तरीके से हमारे देश में भी राजस्थान का एक ऐसा गांव है जहां पर बड़े पैमाने पर लोग पॉली हाउस में खेती करते हैं, जिसके चलते आज ये गांव मिनी इजराइल कहा जाता है। आइए देखते हैं इसके बारे में और विस्तार से। बसेड़ी बस्सी झाझड़ा राजस्थान में जयपुर के आसपास है। जोबनेर कृषि विश्वविद्यालय से इसकी दूरी 15 किलोमीटर है। यहाँ की रेतीली जमीन, तापमान का उतार चढ़ाव और पानी की किल्लत खेती के लिए कठिन परिस्थितियां बनाती हैं। इसके बावजूद यहाँ शानदार खेती हो रही है। एक ही गांव में कई किसान करोड़पति बन गए हैं। ये सारा बदलाव पिछले 10 से 12 साल में आया है और इसका श्रेय संरक्षित खेती को जाता है।
यही वजह है कि इस गांव को विषम परिस्थितियों में भारत का सबसे कामयाब मॉडल कहा जा रहा है। यहाँ 1000 से ज्यादा पॉली हाउस हैं। ये एरिया पहले बंजर था, बालू मिट्टी के टीले थे बहुत, और खेती बारानी होती थी, बरसात की खेती होती थी, खरीफ की खेती होती थी, जिसमें काश्तकारों को ज़्यादा मुनाफा फ़ायदा आमदनी कम होती थी। इन काश्तकारों की समस्या एक तो पानी का अभाव था, और दूसरा यहाँ जो तापमान है, तापमान भी गर्मियों के अंदर 50 से ऊपर चल जाता है, और सर्दियों के अंदर भी काफ़ी ठंड होती है और -2-3 तक सेल्सियस रहता है। ऐसी परिस्थिति में अच्छी आमदनी, अच्छी फसल लेना बहुत दिक्कतदायी था। काश्तकारों को भारत सरकार के माध्यम से इज़राइल का भ्रमण करवाया गया, जहाँ खेती वैज्ञानिक तरीके से और नवीनतम तकनीकी से की जाती है। तो यहाँ के कुछ काश्तकार गए थे और वहाँ ये पॉली हाउस, ग्रीन हाउस से नेट इत्यादि देखा, जो विपरीत वातावरण के अंदर अच्छी आमदनी सब्जियों की ली जा रही थी। तो वहाँ देखने के बाद में इन्होंने भी हिम्मत की और भारत सरकार के द्वारा राज्य सरकार के मार्फत अनुदान दिया गया, और इन्होंने मेहनत की और वहाँ से जो ज्ञान अर्जन करके लाए थे उसका इन्होंने उपयोग किया, तो इनकी अच्छी आमदनी होने लगी। तो सबसे पहले तो एक ही काश्तकार ने लगाया था, फिर धीरे धीरे करीबन इस क्षेत्र में 15-20 किलोमीटर की रेडियस में 1100 के आसपास पॉली हाउस लगे हुए हैं, और एक पॉली हाउस 1 एकड़ से लेके और 1-1 हेक्टर तक भी है। भारत सरकार के द्वारा 4000 स्क्वायर मीटर का जो एरिया का जो पॉली हाउस लगता है, उसमें कीमत 40 लाख के आसपास आती है। तो काश्तकारों को 95% तक छूट है, और उसमें काश्तकारों का करीबन 5-6 लाख रुपए लगता है, बाकी का 35 लाख के आसपास सरकार द्वारा वहन किया जाता है। तो इतनी अच्छी सहायता मिलने पे और अच्छा उत्पादन और आमदनी ली जा रही है काश्तकारों के द्वारा। तो अब ये क्षेत्र भी एक तरह से इजराइल की तरह बनता हुआ जा रहा है, तो इसलिए इस क्षेत्र को मिनी इजराइल भी बोला जा रहा है। इस गांव में किसी भी किसान के पास 1 हेक्टेयर से कम का पॉली हाउस नहीं है। बहुत से किसानों ने कई हेक्टेयर के पॉली हाउस भी लगवाए हैं, जहां ज्यादातर खेती बीज रहित खीरे की होती है। इसके अलावा टमाटर, चेरी टमाटर और शिमला मिर्च भी उगाई जा रही है। इसमें क्या है कि पानी की जो मात्रा है, ड्रिप के द्वारा, मल्चिंग के द्वारा, इस तरह से सदुपयोग करके और अच्छा उत्पादन लिया जाता है सिंचाई के द्वारा। और फिर दूसरा, इसमें जो वातावरण में तापमान है, आर्द्रता है, उसका भी अच्छा नियंत्रण कर लेते हैं काश्तकार, और जो फसल के लिए अनुकूल होता है। और तीसरा ये है कि इसमें पौध संरक्षण का कार्य भी आसानी से हो जाता है और कीड़े बीमारी कम लगते हैं। वैसे भारत में संरक्षित खेती की शुरुआत पुणे के पास स्थित एक गांव से हुई थी। इसके बावजूद राजस्थान का ये इलाका काफी आगे निकल गया है। इस गांव की बात इसलिए भी अलग है क्योंकि यहाँ कृषि की परिस्थितियाँ पुणे से भी काफी जटिल है। फिर भी इजराइल के दौरे, सरकारी अनुदान और किसानों की मेहनत के बल पर एक कामयाब मॉडल विकसित हो चुका है। इजराइल की खेती की खासियत ये है कि वहाँ पानी का समुचित उपयोग किया जाता है। कम पानी के अंदर काफ़ी बड़े क्षेत्र के अंदर खेती की जा सकती है, और जितनी आवश्यकता होती है पौधों को, उतनी मात्रा में पानी और नमी उपलब्ध होती है, और उससे जो पानी की बचत होती है उससे अधिक क्षेत्र में और पैदा किया जा सकता है। तो जिससे ये पानी एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आदान है, तो उससे अच्छी पैदावार मिलती है। यहाँ पहले बरसात पे निर्भर खेती होती थी, और अगर सिंचाई के साधन थे तो क्यारी दोहरे से होती थी। तो क्यारी दोहरे में क्या, पानी ज़्यादा लगता है और नुकसान भी ज़्यादा होता है। ज़मीन के अंदर यहाँ बालू मिट्टी है, तो बालू मिट्टी में पानी का जो है रिसाव ज़्यादा होता है, नीचे चल जाता है, और धूप ज़्यादा होती है तो पानी का एवोपरेशन भी होता है, तो उससे फसल को पूरा फ़ायदा नहीं मिल पाता है।
एक तो खीरे की पैदावार बहुत है और दूसरे इसका बाजार भी आसानी से मिल जाता है। इसी वजह से ये इलाका खीरे का हब बनता जा रहा है। किसान अपना खीरा जयपुर की मुहाना मंडी में ले जाकर बेचते हैं। कई किसानों ने पॉली हाउस को ठेके पर देकर कमाई का नया तरीका खोज लिया है। किसानों की माने तो एक पॉली हाउस से हर साल 10 लाख रुपए की आमदनी होती है। खेमाराम चौधरी उन प्रगतिशील किसानों में से हैं जिन्हें आज से 10 से 12 साल पहले संरक्षित खेती दिखाने के लिए इजराइल भेजा गया था। इजराइल की परिस्थितियां काफी कुछ इनके गांव के जैसी हैं, खासकर मिट्टी। वहां भी रेत था और खेमाराम के गांव में भी रेत है। वहां भी पानी कम था और यहाँ भी। समान परिस्थितियों के बावजूद इजराइल के किसान नोट छाप रहे थे और यहाँ खेमाराम परेशान थे। इजराइल जाकर खेमाराम की सोचने का तरीका बदल गया। उन्हें विश्वास हो गया कि रेत को भी गुलजार किया जा सकता है, लेकिन मन में एक डर भी था। किसानों का जो उत्पाद था उसको प्रोसेसिंग यूनिट भी देखी वहाँ, तो प्रोसेसिंग होने में भी बहुत अच्छा अनुभव हमारे को वहाँ मिला। और 15 रोज़ की विजिट होने के बाद में हम देश लौटे और देश लौटने के बाद में हमारे उद्यान विभाग और कृषि विभाग और कुछ हमारे जो बड़े वैज्ञानिक थे उन्होंने हमारे को इस संरक्षित खेती में घुसने के लिए बोला। तो हम पहले तो डर रहे थे क्योंकि हमारे को जब इजराइल में इसमें 15-15, 20-20 लाख रुपए की 1 एकड़ की पैदावार बता रहे थे तो वो हमारे गले नहीं उतर रही थी, क्योंकि उतनी पैदावार ना तो हमने कभी ली थी और ना कभी देखी थी। तो हम उस चीज़ को झूठा ही मान रहे थे। और फिर हमने यहाँ जब हमारे विभाग के अधिकारियों ने हमारे को समझाया कि आप इस तकनीकी में घुसो, तो हमारे को डर तो था। और पहले किसानों को कोई लोन भी नहीं देता था, तो हमारे लोन नहीं होने के कारण से ये लगाना संभव नहीं था। परंतु संजोग ही मानता हूँ कि हमारे उद्यान विभाग और कृषि विभाग और जॉबनेर के कुछ अधिकारियों के कहने से मेरा पहला लोन हुआ और वो भी बेड़ा बैंक ऑफ बड़ौदा ने उठाया। और उसी के कारण आज हम जो जिस मंजिल पे हैं, तो आज मतलब मेरे जब 2012 में पहला पॉली हाउस लगा तो 3 महीने में ही मेरे 13,60,000 रुपये की फसल मैंने उत्पादन हुआ मेरे। तो मेरे एक तरह से पंख लग गए और मेरे ऊपर कोई विश्वास नहीं करता था। कई बार हमारे घर वालों के और मेरे झगड़ा भी हुआ कि आपको वहाँ इजराइल ले जा करके कुछ आपके अलग से ज्ञान दे दिया तो आप हमारा कहना ही नहीं मानते हो, क्योंकि उनको एक डर था कि ये बर्बाद होगा और इसको ज़मीन बेचनी पड़ेगी। वो उनका डर भी सही था, परंतु मैं संजोग मानता हूँ कि उसमें मेरे को 2012 में वो सफलता मिली। खेमाराम के लिए बैंक से लोन लेना बहुत बड़ा जोखिम था। जोखिम इसलिए कि अगर फसल ठीक से नहीं होती तो कर्ज चुकाने के लिए जमीन बेचने के अलावा कोई चारा नहीं रह जाता। मगर ऐसी नौबत नहीं आई। 3 महीने में ही उनकी बल्ले बल्ले हो गई और कमाई रही 13,60,000 रुपए। 40 लाख की कॉस्ट लगती है, 10 लाख रुपए भी किसान के पास में नहीं था। तो 10 लाख रुपए का भी लोन होकर के ये पहले पॉली हाउस लगा, तो उसमें एक बहुत बड़ा डर था कि मैं इस 10 लाख के लोन को कैसे चुका पाऊंगा। और बैंकों के भी डर था उस टाइम पर कि बैंक को भी ये डर लग रहा था कि इस किसान को हम 10 लाख रुपए दे दिए तो ये हमारा पैसा आएगा या नहीं आएगा। परंतु अच्छी पैदावार होने के कारण से हमने पहली 3 या 4 महीने में सारा का सारा बैंक का कर्जा चुकता किया, तो बैंकों के भी एक विश्वास बढ़ा और बैंक भी आज अग्रसर होकर के यहाँ हमारे इस क्षेत्र में आते हैं और हमारे को बोलते हैं कि हमारे से भी लोन दिलवाइए। खेमाराम का कहना है कि मिनी इजराइल में पैदावार 10 गुना तक बढ़ चुकी है। रेत के टीले हरियाली में तब्दील हो गए हैं। अब खेमाराम इस काबिल हो चुके हैं कि अपने खर्च से नीदरलैंड और स्पेन हो आए हैं। उनका मानना है कि वहां इजराइल से भी बेहतर तरीके से संरक्षित खेती हो रही है। और 2014 के बाद में जो मोदी जी का सपना था कि 2022 तक किसानों की आय हम दुगनी कर देंगे, मैं धन्यवाद देता हूं मोदी जी को कि 2012-13 के बाद में जो किसानों की यहाँ जो इस मिनी इजराइल के किसानों हैं उनकी दुगना नहीं 4 गुना नहीं 10 गुना तक पैदावार बढ़ी है। अच्छा मतलब इसमें अनुदान दिया है। अच्छा हमारे इस बिल्कुल बैकवर्ड एरिया के राजस्थान के जो टीले थे
उनकी कोई पहचान ही नहीं थी। उन टीलों की पहचान आज एक मिनी इजराइल के रूप में बनी है, तो हमारे को भी गर्व होता है कि इस एरिया में जहाँ बिल्कुल बैकवर्ड एरिया था, टीले थे, पानी नहीं है, गर्मियों में टेम्परेचर 50 डिग्री जाता है, सर्दियों में माइनस में जाता है, तो उन सभी विपदाओं को देख करके जो इस संरक्षित खेती में हमारे को पैसा मिला है वो एक काबिल तारीफ़ है। इसके लिए मैं भारत सरकार के सभी मंत्रीगणों को और सभी वैज्ञानिक गणों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। मिनी इजराइल के दूसरे किसानों की तरह ही खेमाराम भी अधिकतर बिना बीज वाला खीरा ही उगा रहे हैं। हालांकि वो दूसरी फसलें भी लेना चाहते हैं, क्योंकि एक ही तरह की फसल उगाने से पॉली हाउस में कुछ कीट पनप गए हैं। थ्रिप्स, व्हाइट फ्लाई और माइट की समस्या ज्यादा है। चौथी समस्या निमेटोड की है। नीदरलैंड और स्पेन में जैविक तरीकों से कीट प्रबंधन किया जाता है। भारत में अभी इनकी उपलब्धता कम है, जिसके कारण मिनी इजराइल के किसान रसायनों पर निर्भर हैं। जो हम अभी नीदरलैंड और स्पेन में जो तकनीकी देख करके आए हैं, जीव जीवस्य भोजनम, उसका प्रचार प्रसार जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी किसानों को उपलब्ध करवा सके, उतना ही किसानों को भी फ़ायदा होगा और जो केमिकल से जो बीमारियां फैल रही है उनसे निजात पाएगी। और बम्बल बी पूरे वर्ल्ड में चल रही है और पोलिनेशन का काम बहुत अच्छा कर रही है। हम एक ही फसल पे अटके हुए हैं, केवल सीडलेस खीरा ही कर रहे हैं। अगर हमारे पास में बम्बल बी होती तो आज हम भी तरबूज, खरबूज, ककड़ी, टिंडा, तरबूज सभी प्रकार की फसलें पोली हाउस के अंदर कर पाते हैं, क्योंकि पोलिनेशन का काम वो स्वतः करती है, उसका वो भोजन होता है और बहुत अच्छा पोलिनेशन करती है। हमें अभी देखा कि हमने अभी टमाटर की फसल में 8 से 10 किलो ले रहे हैं और हमने नीदरलैंड में देखा कि वहाँ 80 से 100 किलो ले रहे हैं। तो ये 80 किलो का फ़र्क केवल एक बम्बल बी के कारण है। तो वो बम्बल बी अपने यहाँ हिंदुस्तान में भी उपलब्ध करवा सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो ध्यान दे और ये बायोलॉजिकल के बारे में जितना सोचोगे उतना देश का विकास और किसान का उत्थान होगा। अत्यधिक रसायनों के कारण फसलें निर्यात के मानकों पर खरी नहीं उतर पाती और माल रिजेक्ट कर दिया जाता है। बायोलॉजिकल उपचार के बाद ये समस्या नहीं रहेगी और भारतीय किसान ज्यादा मात्रा में निर्यात योग्य फसल उपजा सकेंगे। हमारे हर पोली हाउस के पास में लगता हुआ फार्म पॉन्ड बना हुआ है और फार्म पॉन्ड पे भी अच्छा अनुदान दिया है 50 से 60% के लगभग। और उसमें जो वर्षा जल है उसको हमने इकट्ठा किया और उसी से हमने इसके अंदर पानी की पूर्ति की बूंद बूंद सिंचाई के माध्यम से। तो मतलब जो एक हमारा सपना था कि हम कैसे ही संरक्षित खेती को पार पा पाएंगे, तो देखो एक सपना तो हमारे को गॉड गिफ्ट मिल गया। जो वर्षा जल है वो हमारे को फ्री में मिला, क्योंकि ऊपर छत का पानी हमने पॉन्ड में इकट्ठा किया और उसी से हमने बूंद बूंद सिंचाई के जो भी आवश्यकता थी उसके अनुसार हमने उसको यूज में लिया। मिनी इजराइल में बिजली की भी बड़ी समस्या थी। दिन के समय या तो आती नहीं थी और अगर आती भी थी तो कट बहुत लग जाया करते थे। इस समस्या को दूर करने के लिए यहाँ प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत सौर पैनल लगाए गए हैं। तो ये था हमारा आज का कृषि विशेष, जिसमें हमने संरक्षित खेती के फायदे बताए और साथ ही आपकी मुलाकात करवाई एक ऐसे किसान से जिसने कम संसाधनों में भी पॉली हाउस में खेती की शुरुआत की और उसका अच्छा नतीजा भी देखा। आज पूरा गांव पॉली हाउस में खेती करता है और इस गांव का नाम ही पड़ गया है मिनी इजराइल। हमें पूरी उम्मीद है कि आज के कार्यक्रम को देखकर आप भी जरूर संरक्षित खेती करने की ओर प्रेरित होंगे। कृषि विशेष के एक और अंक में एक और विषय की पूरी जानकारी लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए नमस्कार। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान।